IBTV के साथ मैं मुदस्सिर हुसैन। इस वीडियो में आप देखेंगे यूज़ ऑफ वेन डायग्राम इन प्रोबेबिलिटी एंड यूज़ ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन प्रोबेबिलिटी। कहते हैं यूज़ ऑफ वेन डायग्राम इन प्रोबेबिलिटी, यूज़ ऑफ वेन डायग्राम इन प्रोबेबिलिटी नंबर 1 एंड नंबर 2 use of relative frequency in probability and possibility diagram। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ वेन डायग्राम इन प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल इसके लिए एग्जांपल यूज कर लेते हैं। अब वेन डायग्राम के बारे में आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसमें एक अलग वीडियो में मैं इसका मेरी वीडियो में मौजूद है जिसमें वेन डायग्राम के बारे में मुकम्मल बताया गया कि वेन डायग्राम में ऑपरेशंस ऑन द सेट्स आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आई थिंक शेडिंग एरियाज एंड डिफरेंट। अब इसमें आप इसको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 सेट्स हैं। पहले इजी कर लेते हैं। 2 सेट्स हैं ए एंड बी। वेन डायग्राम के अंदर ये जो रेक्टेंगल होती है ये आपकी यूनिवर्सल सेट को शो करती है। और इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट बेसिकली टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा। जब आप प्रोबेबिलिटी के अंदर वेन डायग्राम को यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि टोटल सैंपल स्पेस है, टोटल आउटकम्स है, टोटल आपके पास जो अवेलेबल फील्ड है वो ये है रेक्टेंगल, जिसको आप यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं और उसको ई इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब ए के अंदर फर्ज करें कि कुछ इस तरह से डाटा लिखा हुआ है। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7 एंड 9, 6, 4, 8, 10, 1 एंड चले 15 तक कर लेते हैं। अब इसमें देखें कि टोटल आपके पास जो अवेलेबल नंबर्स थे वो थे यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 to 10, 1 2 3 4 अप टू 10। ए के अंदर आपके पास जो नंबर थे वो थे 2 3 5 6 7 एंड 9। बी के अंदर जो आपके पास एलिमेंट थे वो थे 4 6 7 8 9 एंड 10। एंड 1 जो था वो ना ए के अंदर था और ना बी के अंदर था, इसलिए उसको हमने बाय लिख दिया। अब इसमें अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कि अगर आप इनमें से कुछ सिलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट अगर यहां से कुछ सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टूडेंट इन ए हो, सेट ए के अंदर हो। तो अब इसमें वो नंबर जो है वो सेट ए के अंदर हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, सेट ए में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 और टोटल नंबर आपके पास है 10। तो उसमें से ए के पास है 1 2 3 4 5 6, तो ए की प्रोबेबिलिटी 6 आउट ऑफ 10। अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में कॉमन। अब ए और बी में कॉमन 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 एंड 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3 आउट ऑफ टोटल 10। अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब होता है अदर देन ए, आउटसाइड ऑफ द ए। अब ए के बाहर है 1 2 3 एंड 4, तो 4 आउट ऑफ 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, मतलब आप फाइंड कर रहे हैं कि क्या चांसेस हैं कि अगर इनमें से कोई एलिमेंट अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो सिलेक्ट कर होने वाला स्टूडेंट जो एलिमेंट जो है वो ए बी दोनों के बाहर हो, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है तो उसमें एक ही एलिमेंट है दैट इज 1, तो 1 आउट ऑफ 10 ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ वेन डायग्राम इन प्रोबेबिलिटी। ओके, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 3 सेट्स मौजूद हैं एस डी एंड बी। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 60 हैं। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल एलिमेंट्स, यहाँ पे हम एलिमेंट्स की जगह सैंपल स्पेस लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस
विच इज 60, जिसके अंदर इस तरीके से डाटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो एरिया है ये वाला जिस पे 4 लिखा हुआ है, 4 है एस एंड डी में कॉमन, एस इंटरसेक्शन डी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, ये वाला 5 है एस और बी में कॉमन, एस इंटरसेक्शन बी, इसमें एलिमेंट्स है 5, ये वाला एरिया इन दोनों में कॉमन है डी और बी में, तो डी इंटरसेक्शन बी इज 3, ये वाला एरिया तीनों में कॉमन है, एस इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6, ये तीनों में कॉमन है, और ये वाला जो 17 है ये इन तीनों से बाहर है, मतलब एस यूनियन डी यूनियन बी, इन तीनों को मिला के इनका कंप्लीमेंट यानी कि अदर देन दीज आउटसाइड ऑफ दी ये 17 एलिमेंट्स है। तो टोटल एलिमेंट्स आपके पास इस तरीके से आप आगे 60, ये 10 जो है वो सिर्फ एस के अंदर है, बाकी किसी में नहीं है। 8 एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ डी के अंदर है, ओनली इन डी। 7 जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ओनली इन बी हैं, ठीक है, ये बोथ इन डी एंड बी। 5 एलिमेंट्स बोथ इन एस एंड बी, 4 एलिमेंट्स बोथ इन एस एंड डी, 6 एलिमेंट्स ऑल इन ऑल, ये कॉमन हो गया, और 17 यह आ गया एक्सक्लूडिंग ऑल दीज 3। अब इसमें से आपने अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स, that what is the probability that the element is in S, find the probability that element is in S। अब S में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 10 20 25, तो इसमें आ जाएगा 25 आउट ऑफ 60। अब एक अगर आपने एक एलिमेंट इसमें से सिलेक्ट करना है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एलिमेंट जो है वो सिर्फ डी के अंदर हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट ओनली इन डी, अगर वर्ड यूज हो जाता है ओनली इन डी, तो ओनली इन डी कौन सा है, ये 8 वाले, चूंकि ये भी डी में है, ओनली का वर्ड अगर ना होता तो हम इन तीनों को ऐड कर लेते, लेकिन ओनली का वर्ड होने की वजह से हम सिर्फ यहाँ पे 8 देख रहे हैं, 8 आउट ऑफ 60। अब अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन डी यूनियन बी कंप्लीमेंट, मतलब इन तीनों के बाहर, तो वो है 17 आउट ऑफ 60। सो दिस इज द यूज ऑफ वेन डायग्राम इन प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट आप देख लेते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो क्या होती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का तल्लुक इस तरीके से होता है कि आप देखते हैं टोटल ट्रायल्स, फॉर एग्जांपल अगर आप एक जो है वो सिंपल डाइस, रेगुलर डाइस अगर थ्रो करते हैं और आप देखना चाहते हैं कि उसमें 6 कितनी दफा आ रहा है, ठीक है, 6 को आपको मेजर कर रहे हैं, 6 की प्रोबेबिलिटी आप मेजर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल फॉर इन दिस केस अगर आप 6 को देख रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और फॉर एग्जांपल अगर आप 40 टाइम्स या 100 टाइम्स अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हैं और उसमें से 40 टाइम्स 6 आता है, तो 40 की इसकी मतलब जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 40 आउट ऑफ 100, दैट इज 0.4। फर्ज करें कि अगर आप 150 टाइम्स अगर आप टोटल डाइस को थ्रो करते हैं और उसमें से फर्ज करें कि आपके पास 70 टाइम्स आ जाता है 6, तो 70 आउट ऑफ 150, ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 70 आउट ऑफ 150, यह आ गया 0.467। अगर फर्ज करें कि 200 टाइम्स डाइस थ्रो करते हैं और उस 200 में से आपके पास फर्ज करें कि 90 टाइम्स 6 आ जाता है, तो 90 आउट ऑफ 200 0.45। अच्छा, अगर आप फर्ज करें कि 250 टाइम्स करते हैं और 250 में से जो 6 है वो नंबर ऑफ
110 आ जाता है, तो 110 डिवाइडेड बाय 250 दैट इज 0.44, 110 डिवाइडेड बाय 250 दैट इज 0.44। तो ये जो चीज आपके सामने आ रही है ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है। जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स जितने ज्यादा होंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उतनी ही एक्यूरेट होती जाएगी। ठीक है, नियर जो एग्जैक्ट आंसर्स के करीब पहुंचती जाएगी जितने इसका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते जाएंगे। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब फॉर एग्जांपल इसका यूज कुछ इस तरीके से किया जाता है कि इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें यूज किया जाता है, और पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो देख लें। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 250, टोटल स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में 250, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ गर्ल फ्रॉम दिस क्लास इज 0.4, सिलेक्शन ऑफ अ गर्ल, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सिलेक्शन ऑफ अ गर्ल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है दैट इज 0.4। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने के जो गर्ल्स हैं, अब इसमें देखें गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या आती है। गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन है, प्रोबेबिलिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन 0.4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पता, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 250, तो x इज इक्वल टू ये 250 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 दैट इज 100। इसका मतलब है नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 100 है। सो दिस इज द यूज ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन प्रोबेबिलिटी।